मैंने कुछ चीज़ें महसूस करना शुरू की। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। मेरे घर में हवा के लिए एक वॉशिंग एरिया छोटा था, उसमें उसका पूरा एक लंबा ऊपर तो खुला हुआ होता है ना, उस तरह सिंधी में उसको मंग कहते हैं, मंग की तरह का, हाँ। लेकिन एक वो ज़मीन से लेकर छत तक का ऊपर का एक पोर्शन था। समझ गया क्या कहते हैं, हवा की क्रॉसिंग के चलो लिए, ठीक है, जो भी है। वहाँ पे कौवे मरे हुए थे। कितने कौवे होंगे? 2-3 तो थे। अच्छा, फिर अब वो रात का वक्त वो सफाई करके और फिर जब उस तरफ गया तो कौवे मरे हुए थे। अब मेरी हालत पतली कि अब ये कौन सी नई मुसीबत गले पड़ गई भाई, पहले ऑलरेडी कम चीज़ें हैं मेरे साथ, अब ये एक और नई मुसीबत पड़ गई है। मैंने कौवों को उठाया, जाके बाहर मतलब एक थैली में डाल के एक साइड पे रख दिया कि कोई बिल्ली बिल्ली, अब मुझे नहीं पता क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। मैंने जाके बाहर साइड पे उसको रख दिया। इस कौवों से रिलेटेड मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, जो यहाँ आशी के पास से मैं गया था उस दिन, जो मैंने शायद किस्सा बताया या नहीं बताया। कौन सा? कि मेरी गाड़ी में जो है वो कौवा था। हाँ, वो किस्सा आपने बताया था कुछ, लेकिन कच्चा पक्का बताया था कुछ। इसमें रिकॉर्ड तो हमने नहीं करवाई, व्यूअर्स के साथ शेयर नहीं किया हमने। मेरे ख्याल से शेयर नहीं हुआ था। अच्छा, फिर बता दे भाई। मैं आशी के पास से निकला यहाँ से, तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी में पीछे कोई चीज़ चल रही है ऐसे ना। बताया था तुमने? तुम मुझे बताया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। रिकॉर्ड नहीं हुआ। हाँ, रिकॉर्ड नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हुआ। हाँ, फिर मेरी गाड़ी में कोई चीज़ चल रही है ऐसे ना, तो उसमें मैंने लाइट ऑन करके पीछे देखा तो कौवा था जो चल रहा था। अरे मैंने कहा ये गाड़ी के अंदर कैसे आ गया, खिड़कियाँ शीशे सारे बंद है, गाड़ी के दरवाजे बंद थे, ये कैसे आ गया भाई। मैंने गाड़ी साइड पे रोकी, मैंने कहा दरवाज़ा खोलता हूँ, उड़ जाएगा ये। तो मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की, दरवाज़ा खोला तो कौवा मरा हुआ। ओके, मरा हुआ कौवा तेरी सीट पे चल रहा है? पीछे वाली सीट पे मरा हुआ कौवा। जब दरवाज़ा खोला तो वो मरा हुआ था। अरे मैंने कहा ये तो भाई अब मेरे साथ कोई कांड होने लगा है, मरा हुआ कौवा है। अच्छा, उसको जब मैंने उठाया ग्लव्स पहन के, वो आजकल तो पड़े होते हैं गाड़ी में, ग्लव्स पहन के उठाया तो ना उसके पर थे, ऐसा लग रहा था किसी बिल्ली ने या किसी जानवर ने उसको नोच के खा लिया हो। जब नोच के खा लिया तो वो चल कैसे रहा था पीछे। अब ये बातें अभी मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने उस कौवे को उठा के, यार ये तेरा रोड ये बहुत भारी है, ये बैक साइड वाला। हाँ यार, ये बच्चे भी इधर नज़र आते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कौवे वाला? कौवे को उठा के मैंने एक साइड पे रखा कि भाई ये इधर अब वैसे ही मरा हुआ है, ठीक है। साइड पे रखने की देर थी और कौवा उड़ गया। मरा हुआ कौवा उड़ गया? इल्यूजन है मेरी। नहीं तो फिर ये कहाँ पर हुआ? तेरे घर के पास हुआ? अबे नहीं भाई, आपके इस रोड पे। हाँ, अच्छा, तेरे साथ हमेशा यहीं पे कांड होते हैं। मैं कहता हूँ ये रूट तुम्हारा सही नहीं है भाई। फिलहाल मेरे ख्याल से हम चलते हैं स्ट्रेट अवे कूंज की स्टोरी पर। और कूंज की स्टोरी को मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ बिल्कुल सीरियसली होके सुने। बहुत कमाल स्टोरी, और बड़ी उसने सारी बातें बड़ी क्लियर करके और बड़ी पॉइंट वाइज से समझाई हैं। तो चलते हैं स्ट्रेट अवे स्टोरी पर। चलो।
हाँ भाई लोग, तो सबसे पहले तो जो कूंज औरंगजेब ने हमें ईमेल भेजी है, पहले मैं वो आपको बताता हूँ उन्होंने क्या लिख के भेजा है। मैसेज ये कि आई एम कूंज औरंगजेब राइटिंग टू यू फ्रॉम कराची। आई रियली लाइक योर शो बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स एंड थिंग्स happening in the mysterious world of humans and other entities. I am sharing real incident that happened in my life and still happening. Please check the audio file in the attached. I hope it will do the job. थैंक यू वेरी मच कूंज, आपकी ऑडियो में सुन चुका हूँ, बहुत कमाल है। और थैंक यू वेरी मच कि आपने अप्रिशिएट भी किया ये जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है और आपके लिए भी मैं समझ सकता हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं होगा। क्या कहते हैं? ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेट अवे स्टोरी पे चलते हैं। Assalamu alaikum, Dr. Kashif and Ashi. I started watching your show few days back, or I watched it like back to back, binge watch. उसके पीछे रीज़न ये है कि शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर बेस कर रहा है कि जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और वो इस तरह के फैक्ट्स हैं कि जिनके बारे में बाज़ों का लोग बात करने से अवॉइड करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये होती है कि जब हम इस तरह की बातें बताएंगे या शेयर करेंगे तो लोग हमें मोस्ट प्रोबेबली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये किस तरह की बातें करें आजकल की वर्ल्ड में जहाँ पे हर चीज़ इट्स जस्ट एट अ टच अवे। तो without wasting further more time, I wanted to give my quick introduction so that we can start what I really wanted to share with you. My name is Kunj और करंटली मैं कराची में रहती हूँ एंड मैं इंटीरियर सिंध से बिलोंग करती हूँ, शिकारपुर से। और मेरी फैमिली मेम्बर्स 5 हैं, माय मदर फादर एंड 2 यंगर सिबलिंग्स। और स्टार्टिंग हम करते हैं थोड़ी सी मेरी हिस्ट्री बैकग्राउंड से, सो दैट हमें कहानी का जो मेन सेंट्रल आइडिया है वो समझ में आ जाए ज़रा। तो जैसे कि हर फैमिलीज़ का एक लिनिएज होता है, 4 फादर्स इन ऑल, और हिस्ट्री कि कहाँ से आए और कहाँ पे पहले रहते थे, माइग्रेशन कहाँ से की, किस तरह से आए। तो वी आर माइग्रेटेड फ्राम मदीना टू दिस पार्ट ऑफ सिंध। और मेरे 4 फादर से ही एक चीज़ थी जो चलती हुई आ रही थी, स्पिरिचुअल विजिबिलिटी प्रैक्टिस। और ये चीज़ एक ऐसी है कि आपको पास ऑन करनी पड़ती है अपनी जनरेशन्स टू जनरेशन्स पे। तो जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो जिस यहाँ पे गांव में जब आए और रहते थे तो उनके पास काफ़ी लोग आया जाया करते थे। मसले मसाइल उस ज़माने में ये हुआ करते थे कि किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो जो इबादत गुजार लोग होते हैं उनके पास अक्सर गांव के लोग आया जाया करते हैं उनसे दुआ मांगने के लिए। इस तरह से क्या आप उनके हक़ में दुआ करते हैं? तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि उस वक्त में मेरे जो दादा अब्बू हैं वो छोटे हुआ करते थे और मेरी दादी भी वहीं उसी गांव में रहा करती थी। तो वो काफ़ी छोटे थे लेकिन दे वर लाइक बड़ी यंग। तो वो मस्जिद में कुरान पाक का सबक लेने के लिए आया करते थे टूवर्ड्स माय ग्रेट ग्रैंडफादर। तो वो उनको पढ़ाया करते थे वहाँ पे, उनके साथ कुछ और बच्चे भी वहाँ हुआ करते थे। तो जब भी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती तो वो मेरे दादा अब्बू को कहते कि तुम इनका ख्याल रखना और मैं थोड़े टाइम में वापस आ जाऊँगा। एक दिन का वाक़या मेरे दादा अबू बता रहे थे हमें कि एक दिन वो बैठे हुए थे मस्जिद में तो कुछ बच्चों ने उनके साथ शर्त लगाई कि मुकाबला करते हैं किसकी टांगें ज़्यादा लंबी हैं। तो मेरे दादा अबू कंपैरेटिवली सबसे उम्र में बड़े थे और कद में भी, तो उनको इस बात का खासा अंदाज़ा था कि अगर ये मुकाबला होगा तो टांगें मेरी सबसे लंबी हैं तो मैं जीत जाऊँगा। जब उन्होंने ये मुकाबला किया तो हैरानी की बात ये थी कि मेरे दादी और दादा की टांगें लंबी तो थी ही, लेकिन वो इंसान थे तो उसकी एक लिमिट थी, और जो उनके साथ थे वो इंसान नहीं थे, वो जन्नात के बच्चे थे, मुसलमान जन्नात के बच्चे जो वहाँ पे कुरान पाक का सबक लेने आया करते थे। तो उनकी टांगें जाके छत से लगी। मेरे दादा ने देखा ये तो वो बहुत हैरान हुए, लेकिन वो ये बात अपने अब्बू से शेयर नहीं कर पाए क्योंकि उनको लगा कि अगर बताऊंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी कि तुमने निगरानी की बजाय उनके साथ बैठ के खेल कूद में लग गए हो। तो उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया। वक्त के साथ ये चीज़ें उनको समझ में आती गई और उनका एक दोस्त भी बन गया जो कि एक जिन था और उसका नाम अब्दुल्ला था, वो मुस्लिम था। काफ़ी टाइम गुजरा, उनकी फैमिली में वो एक इकलौते बच्चे थे, बेटे, उनकी बाकी बहनें थीं तो एंटाइटलमेंट उनकी तरफ ही आई। और जब उनके अपने बच्चे हुए मेरे दादा अब्बू के तो मेरे 3 अंकल हैं और
मेरे एक फादर, मतलब 4 टोटल। तो एक मेरे बड़े अंकल की डेथ हो गई, उसके बाद रहे 3। तो मेरे 2 जो बड़े ताया हैं उन लोगों ने इंटाइटलमेंट लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि दे आर लाइक लिटरेट एजुकेटेड, और इट्स लाइक कि हम लोग इस चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइक वाइज माई फादर, उन्होंने भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। तो इन तीनों मेरे जो इनके बेटे रहे, उन तीनों में से किसी ने भी इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ली कि हम लोग इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। सिंस जो हमारे दादा अबू थे वो हमारे साथ रहा करते थे हमारे घर पे ही, तो उनकी अटैचमेंट मेरे छोटे भाई से बहुत ज़्यादा थी। मेरे छोटे भाई का नाम तैमूर है। तो वो तैमूर के साथ अटैच होते थे, और तैमूर बचपन से ही काफ़ी चीज़ें देखा करता था, जैसे दीवारों में एंटिटीज़ को देखना, बताना कि वो देखो वहाँ पे वो मुस्कुरा रहा है, वो खेल रहा है, मैं उसके साथ खेलने जा रहा हूँ। तो मेरी अम्मी इस चीज़ को नॉर्मली लेती थी कि इस उम्र में बच्चे इस तरह के फिक्शनल फ्रेंड्स की बातें करते हैं। माई मदर इज़ वेरी एजुकेटेड एंड वेरी कॉन्फिडेंट वुमेन, और तो उस चीज़ को इतना सेंसिटिवली नहीं लिया करती थी। एक दिन की बात है कि मेरे दादा अबू कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे अपने रिलेटिव्स, अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत करवाने के लिए। तो उन्होंने मेरी अम्मी को कहा कि मैं तैमूर को अपने साथ ले जाता हूँ। जब वो कब्रिस्तान में गए तो मेरे दादा अबू आगे चल रहे थे और मेरा भाई उनके पीछे पीछे आ रहा था। मेरा भाई छोटा था उस वक्त। तो वो रुक गया और दादा अबू ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो पीछे, और तुम क्यों रुक गए हो? तो उसने रिप्लाई किया कि ये देखें, इस कब्र के अंदर एक बूढ़ा है और जिसकी लंबी दाढ़ी है, वो मुझसे हंस के बातें कर रहा है और मजाक कर रहा है। तो मेरे दादा अबू हैरान हुए कि उसकी उम्र इतनी थी नहीं मेरे भाई की कि वो पढ़ पाता कि वो कब्र किसकी है। और दर हकीकतन वो कब्र एक ऐसे बूढ़े इंसान की थी, क्योंकि मेरे दादा अबू वहीं के रहने वाले थे, लोकल। उनको पता था कि ये कब्र किसकी। ये किस्सा है शिकारपुर का, जब हम वहाँ रहा करते थे। उसके बाद टाइम गुजरता गया, और ये वाक़े के बाद जब वो वापस आए तो मेरा भाई बहुत शदीद बुखार में मुब्तला हो गया, और मेरी अम्मी ने उस दिन के बाद जो है उसको कब्रिस्तान जाने से मना कर दिया कि तुम मत जाया करो, क्योंकि तुम लोगों की फैमिली का कुछ इस तरह का पता नहीं कुछ है, समझ नहीं आ रहा मामला, तो तुम इन चीज़ों से दूर रहो। क्योंकि मेरा एक ही भाई है, तो इट्स लाइक माँ का एक जज्बा होता है, मदरहुड, वो अवॉइड करते हैं इन चीज़ों से। तो आगे की बात ये हुई कि टाइम गुजरता गया और हम लोग बड़े होते गए वक्त के साथ। 2012 की बात है कि मेरे दादा अबू मेरे ताया के घर पे रहा करते थे, और वो जो उनका घर है वो हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। उनका घर बहुत बड़ा और खुला है। वहाँ पे एक बेरी का दरख्त था, और उसके पास ही एक बड़ा पुराना वो सीधा सा कमरा था, जिसको हम लोग अक्सर डिमोलिश कराने के लिए सोचते थे, लेकिन किसी वजूहात के तहत रह जाता था वो हमेशा। तो मेरे दादा अबू ने जो है एक दिन इरादा किया खुद से ही उसको तोड़ने का। तो वो उसको तोड़ने लग पड़े। और जब हम छोटे हुआ करते थे तो वो हमें वहाँ जाने से मना भी करते थे। उनको पता था कि वहाँ पे कोई शेर है, लेकिन उनको ये बात का अंदाज़ा भी बड़ा अच्छे से था कि जो भी है लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, तो उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता था। एक दिन दोपहर में वो 2 सीढ़ियों से गिर गए। 2 सीढ़ियाँ थी सिर्फ, और उनकी सेहत अच्छी खासी थी, वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करते थे। हमने जब उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ, आप कैसे गिरे, तो उन्होंने कहा पता नहीं, मुझे किसी ने धक्का दिया। तो हमने कहा कि धूप है, गर्मी का मौसम है, तो आपको शायद चक्कर आ गए होंगे। काफ़ी दिन गुजर गए, डॉक्टर के पास आते जाते रहे वो, उनको हाथ में मोच आ गई थी, उसकी मसाज होती रही, फिजियोथेरेपी भी होती रही, लेकिन उनके हाथ में मूवमेंट नहीं आ रही थी सही से। मेरी पुप्पो ने उनसे एक दिन पूछा कि आपके साथ बाबा हुआ क्या था? तो उन्होंने बताया कि वो जो बेरी के दरख्त में औरत रहती है अपने बच्चों के साथ, उसने मुझे धक्का दिया गुस्से में, क्योंकि हमने वो जो कमरा तोड़ने के लिए की थी कोशिश, तो उसको बुरा लग गया उस बात पे। तो मेरी पुप्पो ने ये बात सुनी और इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया कि मतलब ये तो बातें करते ही रहते हैं। वो नवंबर का महीना था जब ये किस्सा शुरू हुआ, जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हकीकतन। उनकी चोट के बाद, जब उस साल की गर्मियों के बाद नवंबर आया पहला 2010 का, तो वो बीमार पड़ गए बहुत बुरी तरह से। हमें लगा शायद रिकवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिकवर कर गए। लेकिन उनके जो सिम्टम्स थे वो कोई विजिबली ऐसे हिस्ट्री से रिलेट नहीं करते थे। वो
परेशान करने वाली चीज़ें थी अचानक से जो हो रही थी तकलीफ़ें उनको। खैर उसके बाद ये हुआ कि वो बीमार पड़े तो बीमार पड़ते ही चले गए, वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे और हमने कहा कि उम्र का अंदाज़ा है। फाइनली 2011 में वो बहुत शदीद बीमार पड़ गए, इतने कि वो बेड पे आ गए। उनका चलना फिरना सब बंद हो गया, खाना पीना भी बंद हो गया। एनजी ट्यूब के थ्रू उनको खाना वगैरह खिलाया जाता था और उनको ज़रूरत थी कि उनके पास कोई रहे दिन रात जो उनका ख्याल करे। सिंस वो हमारे साथ रहा करते थे तो दिन में मेरी अम्मी और मेरे जो बाबा हैं वो उनका ख्याल किया करते थे और रात में मैं उनके पास बैठ जाया करती थी। 2011 में मैं तकरीबन 16 साल की थी, तो मैं उनके पास बैठ जाया करती थी रात में और अक्सर मैं उनसे बातें किया करती थी। तो मुझे रात के कुछ पहर में कमरे में कुछ मौजूदगी का एहसास होता था। दादा अब्बू से पूछने पे वो मुझे बोलते कि हाँ देखो वो आई हुई है और ये खिड़की में खड़ी है और ये बात कर रही है। तो मुझे लगता है वो वैसे ही बातें कर रहे हैं दवाइयों की वजह से, मे बी यू नो ही इज़ फीलिंग अंडर द यू नो दैट इम्पैक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड ऑल, इस तरह का कुछ फील है। खैर टाइम के साथ साथ वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंड होने लगी कि नहीं कोई चीज़ है जो बेसिकली इनको अप्रोच कर रही है और शायद उनको मेरा वहाँ पे होना पसंद नहीं है या मैं उनकी बीच में ऑब्स्टिकल बन रही हूँ, क्योंकि मैं कुरान पाक की आयतों की तिलावत किया करती थी समटाइम्स। तो एक दिन की बात है कि उनको एक वोमिट आई विच इज़ कॉफ़ी ब्राउन कलर। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इनके पास टाइम बहुत कम रह गया है, इनकी बहुत जल्द ही मतलब यू नो ज़िंदगी ख़त्म होने का वक्त बहुत करीब आ गया है। और हमें भी अंदाज़ा इस चीज़ का हो चुका था। 18 जनवरी की रात थी 2011, 3 बजे का वक्त था। मेरे दादा अबू की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनको एक वोमिट आई जो कि ग्रीन कलर की थी। उसके बाद उनका रूह परवास हो गया और वो उस वक्त मेरे मतलब समझें कि सामने ही थे जब ये सब कुछ हुआ और मैंने उनको फ़ील किया वो लास्ट मोमेंट्स में। कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन कह नहीं पाए। वो एक वक्त ऐसा होता है कि आपको भी पता होता है क्या हो रहा है और आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं होती है। उस वक्त मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी बड़ी पप्पो जो कि स्टे कर रही थी उस रात को डॉक्टर की वजह से, कि डॉक्टर ने कहा था कि अभी वक्त वो शायद कोई भी हो सकता है, तो वो भी वहाँ पे थी। मेरा छोटा भाई भी था और मैं भी थी। उनकी डेथ के बाद कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि मैंने कुछ चीज़ें महसूस करना शुरू की। मेरी उम्र जस्ट 16 साल थी तो मेरी अम्मी थोड़ी सी परेशान हो गई। हमारे पास एक जानने वाले आते थे जो कि रूहानियत का थोड़ा सा इल्म रखते थे। उन्होंने मेरी अम्मी को कहा कि आखिरी वक्त में तुम्हारी बेटी उनके साथ रही है काफ़ी, तो शायद वो अपनी जो चीज़ें हैं सारी इसके सुपुर्द करके गए हैं। अब इसका ये फ़ैसला बनता है कि वो उस चीज़ को कंटिन्यू करती है या नहीं कंटिन्यू करती है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे उन्होंने ये भी बताया कि उसके इम्पेक्ट्स क्या आ सकते हैं आपकी लाइफ पे और एज अ गर्ल क्या इम्पेक्ट्स आ सकते हैं। तो मैंने जो फ़ील किया, मुझे लगा शायद वो आपके शो से जो क्लियर हुई है बात कि हमज़ाद था शायद उनका, जो मुझे टाइम टू टाइम शो होता था घर में। मैंने इतना वो देखना स्टार्ट कर दिया कि मैंने अपने घर पे रहना बंद कर दिया। मैं अपनी पुप्पो की तरफ चली गई, मैं उनके घर पे रहती थी कि शायद वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे भी होने लगी। मैं अपने दादा अब्बू को देखा करती थी और काफ़ी लोगों का ये ख्याल था कि लास्ट टाइम मैं उनके साथ थी, अटैच थी, तो शायद मैं इमेजिन कर रही हूँ उस चीज़ को, और मेरी वो इमेजिनेशन नहीं थी। वो बाकायदा आके मुझे जगाया करते थे, बोला करते थे और मैं उनको देखा करती थी। और जब मैंने उनको देखा तो हमारे साथ में एक और भी रहने वाले हैं, मतलब नेबर्स हैं, उनकी भी एक औरत ने एक्सपीरियंस की वो चीज़ के वो वहाँ पे थे। और उसके बाद मेरी जो 2 पुप्पो हैं वो बहुत परेशान हो गई कि ये क्या माजरा हो रहा है, बच्ची बहुत कम उम्र की है। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं बहुत बुरा असर डालते हैं। तो हमने इस चीज़ों से बचने के लिए काफ़ी हल निकाले, कुरान पाक की तिलावत और ये वो सब चीज़ें, और मैंने बहुत पाबंदी से नमाज़ पढ़ना स्टार्ट की और सब कुछ।
फाइनली जो हमारे पास आया जाया करते थे रूहानी इल्म रखने वाले, उन्होंने हमें ये कहा कि आप जो हैं रात को 11 के बीच में जो टाइम होता है उस वक्त चौराहे पे एक रोटी, उसके ऊपर कच्चा अंडा डाल के चौराहे पे छोड़ के आएँ, और जो छोड़ के आएगा वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, तो ये असर कम हो जाएगा। ये अमल हमने किया और उसके बाद काफ़ी चीज़ें कम हो गई। लेकिन उस दिन से लेके आज तक भी मेरे साथ ये चीज़ें बहुत आम तौर पे होती रहती हैं कि मुझे ये चीज़ फ़ील होती है, जैसे कि ख़ास तौर पे जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ कि जैसे कमरे में कोई चल फिर रहा है, और जैसे बेड से कोई उठा तो आवाज़ होती है एक किस्म की। और मैं अक्सर बेख्याली में उनसे बातें भी किया करती हूँ कि मुझे पता है आप लोगों को बहुत खुशी होती है जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल से आप मुसलमान ही हैं और आप बहुत खुशी महसूस करते हैं जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। उसी के साथ साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। जिस दिन रात को मैं बिना दुआ के सो जाती हूँ तो उस दिन अक्सर मुझे बहुत ही कोई बुरे ख्वाब आते हैं, और जो वो ख्वाब आते हैं तो वो कोई नींद की स्टेट में नहीं होते, नींद की और आप जब जागते हैं उसकी जो बीच की स्टेट होती है एक, बेसिकली उस स्टेट के वो ख्यालात और ख्वाब होते हैं जो कि बहुत डराने वाले होते हैं लिटरली। और उससे रिलेटेड काफ़ी और बातें भी हैं, वो मैं टाइम के साथ आगे शेयर करती रहूँगी। मेरे ख़्याल से आज और फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ से कि हमज़ात बिल्कुल होते हैं, और अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व है तो उनके हमज़ात बिल्कुल उनकी घर वालों की तरफ वापस आते हैं। और मैंने अपने दादा अब्बू का हमज़ात खुद अपनी आंखों से देखा, मेरे साथ कुछ और लोगों ने भी देखा और महसूस किया। ओके, तो भाई ये थी गूंज की स्टोरी। क्या कहता है डॉक्टर काशिफ? देखें, हमज़ात का तो मैं पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ कि अगर कोई इंतकाल कर गया तो हर इंसान के साथ एक हमज़ात होता है जो उसके मरने के बाद उसकी कब्र पर जाके बैठ जाता है। और जब उसके घर में रोना धोना, कोई याद करना या कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो घर पर आ जाता है और वो फिर दिखाई देता है। ठीक है, तो आपके दादा अब्बू का बिल्कुल सही कह रही हैं, आपके दादा अब्बू का वो हमज़ात ही होगा जो आपके घर पर आया और आपको नज़र आया, और वो जो आपने बताया कि रोटी और अंडा कुछ इस तरह से रखा और वो उसके बाद उसका असर, मुझे नहीं पता उस चीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है। मैंने कभी ये चीज़ ना देखी, ना की, ना सुनी। तो पहले उनको फ़ायदा हुआ, आपको फ़ायदा हुआ तो बिल्कुल, और किसी बुज़ुर्ग ने या किसी आमिल ने बताया होगा तो सही बताया होगा, और ऐसा हो सकता है बिल्कुल। हमज़ात आपके दादा अब्बू का बिल्कुल आया होगा। अब जो आपने बात की कि आपको फ़ील होता है, आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, देखिए अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कितना बेयर कर सकती हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहती हैं, अभी तो आप फील कर रही हैं, अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहती हैं तो आपको इन चीज़ों की तरफ सोचना पड़ेगा और इनकी तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि आप लड़की हैं तो मेरी सजेशन ये है कि इसको यहाँ तक ही रोक दें और छोड़ दें इस चीज़ को, क्योंकि कल परसों आपकी शादी होनी है, फिर आपने अपनी एक फैमिली रन करनी है, तो ये चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। वो आपको आपकी लाइफ को एक मतलब एक मुअम्मा बना देगी। पर वेल काशिफ स्टोरी बहुत अच्छी थी। अच्छा, वैसे मैं ये कहूँगा, हम व्लॉग को यहाँ पे ऐड करेंगे, व्लॉग बहुत बड़ा हो गया, और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए अगर आप लोग भी अपनी स्टोरीज हमें भेजना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बट एक चीज़ को दिमाग में रखें, जिस तरह हमें सना ने स्टोरी भेजी थी, जिस तरह आज हमें कूंज ने स्टोरी भेजी है, बिल्कुल ऑडियो जो था सुकून के साथ रिकॉर्ड किया गया है, खामोशी के साथ रिकॉर्ड किया गया है, और बड़े काम तरीके से स्टोरी को बताया गया है। थम्स अप। इस तरीके से आप ऑडियोज़ भेजें, इस तरीके से आप अपना वीडियो भेजें, हम आपकी आवाज़ अपने चैनल पर चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज़। डॉक्टर साहब जाते जाते कोई मैसेज देंगे तो फिर हम चलने की
खुश रहें, सदा आबाद रहें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्पेशली आजकल छुट्टियां हैं, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये इनको किसी चीज़ का डर खौफ नहीं होता है। तो कभी कभार ऐसे, अभी हमारे एक दोस्त की फैमिली में एक इंतकाल हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, हॉस्पिटल्स भी बंद हैं। बस अब मैं वो स्टोरी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बहुत दुख भरी कहानी हुई है। खैर, पानी का टैंक जो था उस ढक्कन थोड़ा सा यूँ हुआ है और वो बच्चा टैंक के अंदर गया है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हर बच्चे को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। लेकिन खुदा न खासा अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, आजकल तो हॉस्पिटल भी केसेस नहीं ले रहे हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है। तो अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट का। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।